कोशिश करेंगे कम से कम समय में पूरे चैप्टर को रिवाइज करने की। सारे के सारे लोकोमोशंस मूवमेंट है, पर सभी मूवमेंट लोकोमोशन नहीं। कशाभिका गति आपके शरीर में श्वास नाल में और अंडवाहिनी या डिम्बवाहिनी में देखी जाती है। इसको बेटा हम मोटर एंड प्लेट भी बोल देते हैं, क्योंकि ये सार्कोलेमा का वो भाग है जहाँ पर आकर के आपका मोटर न्यूरॉन खत्म हो रहा है। अक्षी कंकाल में आती हैं आपकी 80 बोन्स और उपांगी में आती हैं आपकी 126 बोन्स। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का पेशी संकुचन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हेलो जी, नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं सारे प्यारे बच्चे। मैं डॉक्टर प्रियंका मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का इस माइंड मैप सीरीज़ में, जो हमारे उन बच्चों के लिए है जो नीट 2025 में अपेयर होने वाले हैं हिंदी माध्यम के। यस, तो आज की क्लास में बेटा हम मानव कार्यकी का अगला अध्याय कवर करेंगे, गमन एवं संचलन, जिसको हम कहते हैं लोकोमोशन एवं एंड मूवमेंट। और जैसा कि आप कह रहे थे, कई टाइम से मैं आपके कमेंट्स पढ़ रही थी कि मैम प्लीज़ आप भी पहले से लिख करके लाया करो, जिससे कि टाइम कम लगता है, हमारा क्विक रिवीजन हो जाता है। तो आज मैंने वो ट्राई किया है एंड आई होप आप लोगों को बेहतर लगेगा अगर आप लोगों की डिमांड है तो। एंड सेकेंडली मुझे रिव्यूज़ ज़रूर दे देना कमेंट्स में कैसा लगा, ठीक है। और कोशिश करेंगे कम से कम समय में पूरे से पूरे चैप्टर को रिवाइज करने की, क्योंकि सब कुछ लिख करके लाई हूँ तो आज वो लिखने वाली मेहनत तो ज़्यादा रहेगी नहीं, खास कुछ समझाने वाली रहेगी। यस, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, परिचय क्या होता है, फिर गति कितने प्रकार की होती है, पेशी क्या होती है, पेशी की संरचना क्या होती है, किस तरीके से पेशी संकुचन होता है, उसके लिए कौन सा सिद्धांत दिया गया उसको हम पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे मानव कंकाल तंत्र की, मानव कंकाल तंत्र में कौन कौन सी कितनी अस्थियाँ आती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अस्थियों में जोड़ कितने प्रकार के पाए जाते हैं। लास्ट छोटा सा टॉपिक है कंकाल और पेशी संबंधित आपके विकार कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिचय की। तो बेसिक सी चीज़ें, गमन और संचलन होता क्या है। तो बेटा संचलन, मैं एक ही जगह पर खड़े होकर के अपना हाथ पैर हिला रही हूँ, ठीक है, या पैर नहीं सिर्फ हाथ हिला रही हूँ, पैर भी हिला सकते हैं एक जगह पर खड़े होकर ऐसे, ठीक है। इसके अलावा मेरी ज़बान चल रही है, पेशी की बनी हुई संरचना है, ठीक है, मेरा सर घूम रहा है, जो कुछ भी है। तो मेरे शरीर में मूवमेंट्स तो हो रहे हैं, मूवमेंट्स इन द सेंस कि कुछ गतियाँ तो हो रही हैं, लेकिन उन गति के चलते केवल मेरी आकृति बदल रही है, मेरी स्थिति नहीं बदल रही, मेरी पोजीशन नहीं बदल रही है, केवल पोस्चर्स बदल रहे हैं। इसको बेटा हम कहते हैं संचलन। वहीं गमन क्या होता है बेटा, तो गमन ऐसी प्रकार का संचलन है जिसमें मेरी आकृति के साथ साथ मेरी स्थिति भी बदल रही है, मेरी पोजीशन भी बदल रही है, ठीक है, मेरा स्थान भी बदल रहा है। तो इसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि सभी गमन संचलन है, क्योंकि गमन में मूवमेंट भी हो रहा है और स्थिति भी बदल रही है। लेकिन सभी संचलन गमन नहीं है, क्योंकि संचलन में आपकी स्थिति नहीं बदल रही है, केवल पोस्चर्स बदल रहे हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी बेटा ऐसा बोलती है कि सभी चलन गति होते हैं और सभी गति चलन नहीं होते। मेरे हिसाब से बेटा मैं लोकोमोशन और मूवमेंट के हिसाब से समझा सकती हूँ। तो सारे के सारे लोकोमोशंस मूवमेंट है, पर सभी मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है। तो मैंने दोनों स्टेटमेंट लिख दिए हैं, क्योंकि हिंदी में जो एनसीईआरटी कहती है वही सही है, ठीक है, और इंग्लिश में जो एग्जैक्टली होता है वो मैंने आपको लिख दिया, ठीक है। चलिए इसके बाद बेटा अब ये गमन और संचलन होता क्या है, स्पेशली हम बात करें गमन क्यों होता है, गति क्यों होती है। तो गति होने के कुछ कारण होते हैं, जैसे कि कोई खाने की तलाश में घूम रहा है, कोई पार्टनर की तलाश में घूम रहा है, कोई अपने बचाव की तलाश में घूम रहा है, कोई अपने आप को अनुकूलन करने के लिए घूम रहा है ना, बाहर की परिस्थिति उसके हिसाब से नहीं है तो वो उससे छुपने के लिए घूम रहा है, उनसे बचने के लिए घूम रहा है, कोई शिकारी पकड़ने के लिए घूम रहा है, अपना शिकार पकड़ने के लिए घूम रहा है, कोई शिकारी से बचने के लिए घूम रहा है ना। तो घूमने के या गमन के कई सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। अब इन गमन के लिए बेटा जो आपकी संरचनाएं काम में आती है वो होते हैं आपके उपांग, हाथ पैर, ठीक है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो संरचनाएं आपके गमन में काम आ रही हैं संचलन में अलग संरचनाएं काम आएंगी, नहीं। अगर हाथ पैर संचलन में काम आ रहे हैं तो हाथ पैर से गमन भी हो सकता है, ठीक है। तो गमन और संचलन के जो अंग हैं बेटा वो समान हो सकते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी में गति कितने प्रकार की होती है। तो बेटा मुख्यतः तो 3 प्रकार की होती है, आपकी अमीबी गति, आपकी पक्षमाभी गति और पेशी गति। लेकिन एडिशनल बेटा एक कशाभी गति भी है, जो हमारे अंदर केवल और केवल जो नर शुक्राणु होते हैं वो कशाभी यानी कि फ्लैजुलर मूवमेंट शो करते हैं। इसके अलावा मानव में तो और कोई उदाहरण नहीं है जो कि कशाभी गति शो करता हो या प्रदर्शित करता हो, ठीक है। हाँ, लेकिन आपके बाकी अगर हम जीवों में बात करें तो स्पंज होते हैं बेटा, पॉरीफेरा संघ के जो सदस्य होते हैं
उनमें उनमें कॉलर कोशिकाएं होती है, क्वानोसाइट्स, जो हम पढ़ेंगे प्राणी जगत में, वो भी बेटा कशाभिका गति दर्शाते हैं। साथ ही साथ जो प्रोटोजोअन्स होते हैं उसमें यूग्लिना भी बेटा कशाभिका गति दर्शाती है। अगर हम बात करें अमीबी गति की, तो अमीबी गति मतलब अमीबा की तरह। अमीबा के वास्तव में कोई हाथ पैर नहीं होते, उनमें कूटपाद बना के वो गमन करते हैं। तो हमारे शरीर में भी कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जो अमीबा की तरह गति करती है, जैसे कि आपके WBCs, ठीक है, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, या आपकी महाभक्षाणु कोशिकाएं। वहीं बेटा अगर हम बात करें कशाभिका गति, आपके शरीर में 2 जगह देखने को मिलती है। नीट में आ चुका क्वेश्चन है, ये मैंने उपकला में भी पढ़ाया है। कशाभिका गति आपके शरीर में श्वास नाल में और अंडवाहिनी या डिम्बवाहिनी में देखी जाती है। खोखली नलिकाएं जो किसी न किसी चीज़ के या किसी न किसी वस्तु के एक विशेष दिशा में प्रवाह के लिए ज़रूरी है, वहाँ पे अपनी भूमिका निभाती हैं। पेशी गति के बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ही हमारे शरीर में जितनी भी पेशियाँ हैं हमें गमन और संचलन में मदद करती हैं। फिर हम बात करते हैं पेशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो 3 प्रकार की पेशियाँ होती हैं बेटा, कंकाली पेशी, आपकी अंतरंग या चिकनी पेशी, और आपकी हृदय पेशी। तो चित्र मैंने यहाँ पे इनका बनाया हुआ है, जो चित्र में दिख रहा है बेटा वही इनके बारे में हम लिख लेंगे। तो कंकाली पेशी बेटा, सबसे पहले तो नाम ही है कंकाली, तो ये आपके कंकाल से जुड़ी होती है, यानी कि आपके अस्थियों से जुड़ी होती हैं। चिकनी पेशी बेटा आपके अंतरंगों में, यानी जो अंदर आपके अंग हैं उनमें पाई जाती है। वहीं बेटा हृदय पेशी कहाँ पाई जाएगी, नाम ही है ना हृदय पेशी, तो ये आपके हृदय में पाई जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जैसी मैंने संरचना बनाई है इसके हिसाब से हम देख सकते हैं कंकाली पेशियाँ रेखित पेशियाँ होती हैं, क्योंकि यहाँ पर गहरे और हल्के पट्टे देखने को मिलते हैं। ये आपकी आरेखित पेशियाँ होती हैं, यहाँ पर आपको गहरे और हल्के पट्टे देखने को नहीं मिलते। और हृदय पेशियाँ भी बेटा आपकी रेखित पेशियाँ होती हैं, ठीक है। फिर हमें इनके केंद्रक दिख रहे हैं, तो इनमें बेटा कई केंद्रक होते हैं, तो ये बहुकेंद्रकीय होती है। इसमें केंद्रक कई सारे होते हैं, बहुकेंद्रकीय होती है। और केंद्रक बेटा इसके परिधीय भाग में उपस्थित होते हैं। कहाँ पर, परिधीय यानी कि किनारे में। यहाँ पर बेटा एक केंद्रक है और वो भी बेटा बिल्कुल कोशिका के केंद्र में है। कहाँ पर है, केंद्र में। और यहाँ पर भी बेटा एक केंद्र की होती है और वो भी केंद्रक कोशिका के केंद्र में होता है, ठीक है। इसके अलावा बेटा जो आपकी कंकाली पेशियाँ आपकी अस्थि से जुड़ी हैं, अस्थि तुम्हारे हिसाब से चलती हैं, तो ये बेटा आपकी ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं, तुम्हारी इच्छा अनुसार चलती हैं। जबकि बाकी की दोनों जो होती हैं ये आपकी अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं। आपकी चिकनी पेशी और आपकी हृदय पेशी, ये दोनों की दोनों बेटा अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं, इस पर तुम्हारा कोई जोर नहीं चलता, ठीक है। एक स्पेशल कैरेक्टर है आपकी हृदय पेशियों में, वो है बेटा अंतर्विष्ट पट्टिकाएं, यानी कि इंटरकैलेटेड डिस्क। और ये बेटा हृदय में तीव्र गति में जो आपके आवेग चल रहे हैं उसमें मदद करती है। तो ये कुछ जनरल से पॉइंट्स हैं जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसी पेशी की संरचना में बेटा हम ये देखते हैं कि जो पेशी के तंतु होते हैं, ये कई सारे तंतु आपस में मिलकर के एक बंडल बनाते हैं, और ऐसे कई सारे बंडल मिलकर के एक फेशिया बनाते हैं, ठीक है। और इनके बेटा मैंने आपको आवरण भी बताए थे, ठीक है। सबसे बाहर जो है बेटा ये आपका एपीमाइसियम होता है। एपी मतलब सबसे बाहर, माइसिया मतलब मायो मतलब पेशी, ठीक है। अब अगर हम एक पेशी कोशिका की बात करें तो इसकी बेटा जो प्लाज्मा झिल्ली होती है इसको हम सार्कोलेमा के नाम से जानते हैं। इस नाम से जानते हैं, सार्कोलेमा। इसके अंदर बेटा जो द्रव्य भरा होता है, इस द्रव्य को बेटा हम सार्कोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, है ना। जो आपका कोशिका द्रव्य होता है यहाँ पर इसको हम सार्कोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। इसके बाद बेटा यहाँ पर सूत्र कणिकाएँ होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, जिनको हम सार्कोसोम के नाम से जानते हैं या सार्कोजोम के नाम से जानते हैं। और वहीं बेटा यहाँ पर कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिनको बेटा हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो बेटा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कैल्शियम आयन का संग्रहण करने का काम करता है, तो आप इसको कैल्शियम आयन का संग्रहण गृह भी बोल सकते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद बेटा इसी पेशी में 2 तरीके की संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती हैं। एक एक्टिन
जो पतले तंतु बनाती हैं, दूसरा मायोसिन जो मोटे तंतु बनाती हैं। एक्टिन के अंदर खुद 3 और प्रोटीन होती हैं, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। वहीं बेटा मायोसिन के अंदर 2 मेरोमायोसिन होती हैं। ठीक है, अब हम इसी का यहाँ पर चित्र देख सकते हैं। तो ये जो बेटा आपका एक्टिन है, इसमें ये आपकी हरे रंग की जो बॉल्स हैं, इसको हमने एफ एक्टिन बोला है। ये एफ एक्टिन जी एक्टिन के बहुलीकरण यानी कि पॉलीमराइजेशन से बनती है, और ये पॉलीमराइजेशन कैल्शियम आयन की मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में होता है। मैंने पीछे लिखा भी हुआ है। इसी के ऊपर बेटा आप ये देख रहे हैं, ये लड़ी की समान संरचना है, इसको बेटा हम ट्रोपोमायोसिन बोलते हैं। और ये ट्रोपोमायोसिन आपका इस एफ एक्टिन को चारों तरफ से इस सर्पिल या सांप की तरह से घेरा हुआ रहता है, और इन्हीं के ऊपर छोटी छोटी आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर उप इकाइयाँ दिखती हैं ट्रोपोनिन की 3, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन सी। ठीक है, ये हो गया बेटा आपका एक्टिन। मायोसिन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे 1 और 2 मेरोमायोसिन हो गई, जो कि आपस में सांप की मतलब इनकी जो पूंछ होती है वो आपस में सांप की मतलब नाग नागिन की तरह लिपटी हुई होती है, आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, इसका जो शीर्ष और ये गर्दन वाला भाग जिसको हम क्रॉस भुजा कहते हैं, ये दोनों मिलकर के मेरोमायोसिन का भारी भाग बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं हैवी मेरोमायोसिन HMM। वहीं इसकी पूंछ बेटा इसका हल्का भाग बनाती है, जिसको हम बोलते हैं हल्का मेरोमायोसिन, लाइट मेरोमायोसिन LMM। ठीक है, इसके शीर्ष पर बेटा 2 संधि स्थल पाए जाते हैं। बिल्कुल टॉप पर पाया जाता है एक्टिन बंध स्थल, और उसके नीचे पाया जाता है आपका ATP बंध स्थल। और ये ATP बंध स्थल पर बेटा एक एंजाइम पाया जाता है ATPase, जो ATP का जल अपघटन करता है, ATP को तोड़ करके ऊर्जा बनाने का काम करता है। और ये सब कुछ बेटा मैंने यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। ट्रोपोनिन की 3 उप इकाइयाँ होती हैं, I, T और C। I बेटा एक्टिन को मायोसिन से जुड़ने से इनहिबिट करती है, रोकती है। टी ट्रोपोमायोसिन से जुड़ी होती है, और सी बेटा आपके कैल्शियम आयन से जुड़ने वाली उप इकाई है। ठीक है, NCERT ने इतना डिटेल नहीं लिखा है। अब अगर हम पेशी के अंदर संकुचन की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वो होती है बेटा आपकी सार्कोमियर। ठीक है, तो सार्कोमियर क्या है? ये आपकी संकुचन की इकाई है, या ऐसे लिख लो कि पेशी संकुचन की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, और ये जो बेटा आपकी इकाई होती है, इसकी संरचना आपको पता होनी चाहिए। तो सार्कोमियर के बीच में बेटा आपके मोटे तंतु पाए जाते हैं, जिसको हमने पीछे लिखा है आपके मायोसिन, और इनके ऊपर बेटा आपके पतले तंतु पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं एक्टिन। ठीक है, पीछे मैंने लिखा है एक्टिन पतले तंतु, मायोसिन मोटे तंतु। अब ये जो बेटा विश्राम अवस्था में आपके मायोसिन के ऊपर एक्टिन इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं कि बीच में एक खाली जगह होती है। एच जो आपके ए बैंड बेटा वो पूरी लंबाई जिसमें आपके मोटे तंतु पाए जाते हैं, इसको हम छोड़ देते डायग्राम, यहाँ पर हम समझ सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर हम देखते हैं बेटा, ये हो गई आपकी जेड रेखा। ठीक है, जी रेखा से आपके पतले तंतु जुड़े होते हैं। ठीक है, और ये हो गए आपके मोटे तंतु बीच में। ठीक है, मोटे तंतु की पूरी लंबाई को हम ए बैंड कहते हैं, और वो भाग जहाँ पर केवल पतले तंतु पाए जाते हैं, इसको हम I/2 यानी दोनों को मिला के हम आई बैंड कह सकते हैं। ठीक है, ये भाग ए बैंड का जहाँ पर आपके पतले तंतु नहीं पाए जाते हैं विश्राम अवस्था में, इसको हम एच क्षेत्र कहते हैं। और इसी ए बैंड के बीच में बेटा एक इमेजिनरी लाइन पाई जाती है, जिसको हम एम रेखा कहते हैं, और इस जी रेखा से बेटा आपके ये पतले तंतु जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये आपकी नॉर्मल सी सार्कोमियर की संरचना है। अब होता क्या है पेशी संकुचन के दौरान? तो पेशी संकुचन की क्रियाविधि को समझाने के लिए कई सारे सिद्धांत दिए हैं, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया है, जिसको सबसे ज़्यादा माना गया है, वो है बेटा आपका सर्पिल तंतु सिद्धांत, यानी कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो कि हक्सले ने दिया था। इसमें इसको समझने के लिए आप छोटी सी एक बात समझ लो पहले, कि जो आपका न्यूरॉन होता है बेटा, जो कि मैसेज को लेकर के आया है आपके तंत्रिका तंत्र से। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रेरक या चालक न्यूरॉन, या आप इसको मोटर न्यूरॉन बोल सकते हैं। ठीक है, और ये आकर के बेटा मिलता है आपके सार्कोप्लाज्म से, सार्कोलेमा से। ये आकर के किससे मिलता है? आपके सार्कोलेमा से, जो कि पेशी की प्लाज्मा झिल्ली है। इन दोनों को मिलाकर के बेटा हम बोलते हैं तंत्रिका पेशी संधि, यानी कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन NMJ। ठीक है,
और यही मिलकर के बेटा एक प्रेरक इकाई मोटर यूनिट बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आकर के प्रेरक न्यूरॉन खत्म हो रहा है, ठीक है। और इसको बेटा हम मोटर एंड प्लेट भी बोल देते हैं, क्योंकि ये सार्कोलेमा का वो भाग है जहाँ पर आकर के आपका मोटर न्यूरॉन खत्म हो रहा है, ठीक है। अब पेशी संकुचन शुरू कहाँ से होता है बेटा, तो इसकी शुरुआत होती है आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से, जब मैसेज आता है उससे। तो आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मैसेज आता है एक चालक न्यूरॉन द्वारा, ठीक है। ये चालक न्यूरॉन बेटा आपके जो भी संकेत हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से आ रहे हैं उसको तंत्रिका पेशी संधि तक लाएगा। तंत्रिका पेशी संधि पर आने से क्या होगा बेटा, तंत्रिका से एक तंत्रिका संचारी मुक्त होगा। संधि तो है, दोनों पास में है, लेकिन पास है ना, तंत्रिका से मैसेज को पेशी तक लेकर कौन जाएगा, तंत्रिका संचारी न्यूरोट्रांसमीटर, जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन, जिसको मैंने शॉर्ट में लिखा है ACH, एसिटाइल कोलिन। ये जो बेटा एसिटाइल कोलिन है ये तंत्रिका से मैसेज को पेशी तक लेकर जाएगा। जैसे ही बेटा ये मैसेज को पेशी में ले जाएगा तो सार्कोलेमा जो है उसमें क्रिया विभव उत्पन्न होगा, एक आवेग उत्पन्न होगा जो कि पूरी पेशी में फैल जाएगा, यानी कि पूरे सार्कोप्लाज्म में फैल जाएगा। जैसे ही पूरे सार्कोप्लाज्म में ये आवेग फैलेगा तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि कैल्शियम को संग्रहित करके रखा है वो कैल्शियम आयन को मुक्त कर देगा। ये सारा का सारा कैल्शियम आयन बेटा कहाँ आ जाएगा, सार्कोप्लाज्म में। तो सार्कोप्लाज्म में उपस्थित जो आपकी ट्रोपोनिन C उप इकाई है एक्टिन की, उससे आकर के कैल्शियम आयन जुड़ जाएगा। जैसे ही ये बेटा आकर के कैल्शियम आयन इससे ट्रोपोनिन C से जुड़ेगा तो ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन कुछ इस तरीके से अपनी संरचना में बदलाव करेंगे या अपनी स्थिति में बदलाव करेंगे कि एक्टिन जो है उस पर उपस्थित मायोसिन बंध स्थल सक्रिय हो जाएंगे या खुल जाएंगे। जैसे ही मायोसिन देखेगा कि अच्छा एक्टिन तो मुझसे जुड़ने को तैयार है, तो मायोसिन क्या करेगा बेटा, वो भी अपने एक ATP से जुड़ेगा, ऊर्जा लेगा ATP को तोड़ करके, और उस ऊर्जा के चलते वो भी खड़ा होकर के जल्दी से उसका जो एक्टिन बंध स्थल है वो मायोसिन के ऊपर एक्टिन बंध स्थल, एक्टिन के ऊपर मायोसिन बंध स्थल, तो दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। जैसे ही दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं इसको हम बोलते हैं कि क्रॉस सेतु यानी कि क्रॉस ब्रिज का निर्माण हो गया। क्रॉस ब्रिज का निर्माण होते ही बेटा जो मोटे तंतु होते हैं वो पतले तंतु को अपनी तरफ यानी कि केंद्र की तरफ खींचते हैं, और जब वो केंद्र की तरफ खींचते हैं तो बेटा इसी को हम बोलते हैं पेशी संकुचन, ठीक है। अब पेशी संकुचन के दौरान क्या क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेशी संकुचन के दौरान क्योंकि पतले तंतु मोटे तंतु के ऊपर सरक रहे हैं, है ना, फिसल रहे हैं, तो इसके चलते बेटा जो आपके पतले तंतु से जुड़े हुए Z रेखाएं हैं, Z रेखाएं हैं, वो भी पास आएंगी। तो सार्कोमियर दो Z रेखाओं के बीच की दूरी को हम कहते हैं, वो दोनों Z रेखाएं पास आ जाएंगी, मतलब सार्कोमियर की लंबाई कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि पतले तंतु मोटे तंतु के ऊपर फिसल रहे हैं, जिसके चलते जो आपका जो H क्षेत्र है, H क्षेत्र A बैंड का वो भाग है जिस पर पतले तंतु मोटे तंतु के ऊपर नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे पतले तंतु मोटे तंतु के ऊपर फिसल जाएंगे तो जो H क्षेत्र है वो बेटा धीरे धीरे कम होते होते गायब हो जाएगा। वहीं बेटा जो I बैंड है, I बैंड वो भाग है जहाँ पर केवल पतले तंतु हैं, तो I बैंड की लंबाई भी बेटा छोटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि केवल पतले तंतु वाला भाग तो छोटा हो जाएगा ना, क्योंकि केवल पतले तंतु और मोटे तंतु के ऊपर फिसल रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं इस डायग्राम से। ये बेटा विश्राम अवस्था में या शिथिल अवस्था में आपके सार्कोमियर की कंडीशन है। एक Z रेखा, दो Z रेखा, इनके बीच की दूरी को बेटा हमने क्या बोला, सार्कोमियर, ठीक है। क्या बोला, सार्कोमियर। तो दो लगातार उपस्थित Z रेखाओं के बीच की दूरी को हम सार्कोमियर कहते हैं, ठीक है। ये बेटा I बैंड हो गया, इधर I/2, इधर I/2, इधर I/2, ये हो गया आपका H क्षेत्र। तो विश्राम अवस्था में ऐसा है। जैसे जैसे पेशी संकुचन हुआ तो पतले तंतु मोटे तंतु के ऊपर फिसलते गए, जिसके चलते देखो यहाँ पे I बैंड छोटा हो गया, ठीक है, और ये H क्षेत्र भी छोटा हो गया। Z रेखाएं बेटा पास में आ गई तो सार्कोमियर भी छोटा हुआ। और जब पूरी तरीके से संकुचन हो गया तो देखो I बैंड तो बहुत ही छोटा हो गया, है ना, H क्षेत्र कहीं दिख नहीं रहा, और सार्कोमियर की लंबाई भी बेटा कम हो गई, ठीक है। सार्कोमियर की लंबाई भी कम हो गई। तो ये सब होता है बेटा पेशी संकुचन में, जिसमें कि आपकी क्या क्या हुआ बेटा, यहाँ पर A बैंड की लंबाई, सार्कोमियर की लंबाई कम हो गई, ठीक है। इसके अलावा जो आपके ये है क्या, I बैंड की लंबाई कम हो गई, और आपके H क्षेत्र जो है उसकी लंबाई कम होते 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 गायब हो गई, यानी कि खत्म ही हो गया। क्या नहीं हुआ यहाँ पर, क्या नहीं बदला, तो जो A बैंड की लंबाई है बेटा उसमें कोई बदलाव नहीं आया,
ए बैंड की लंबाई एज इट इज़ रही, और ना आपके पतले और मोटे तंतु, दोनों में से कोई भी फाइबर जो है या कोई भी तंतु जो है वो छोटे नहीं हुए, उनकी लंबाई में कोई भी बदलाव नहीं आया। ठीक है, ये हो गया बेटा आपका पेशी संकुचन। अब शिथिलन कैसे होता है? संकुचन तो हो गया, शिथिलन कैसे होगा? शिथिलन के दौरान बेटा जो आपके एटीपी जुड़े थे आकर के एटीपी बंध स्थल से, जिसके चलते उसके टूटने से ऊर्जा मिली और मायोसिन उठ करके एक्टिन से जुड़ गया, वापस से बेटा एक एटीपी आकर के इसी एटीपी बंध स्थल से जुड़ेगा, उसके टूटने से जो ऊर्जा मिलेगी उससे बेटा ये क्रॉस सेतु जो बना था, ये क्रॉस सेतु टूट जाएगा और वापस से एक्टिन मायोसिन अलग हो जाएंगे, यानी कि जो पेशी है आपकी वो शिथिलन अवस्था में चली जाएगी। ठीक है, अब ये जो हमारी कंकाली, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा कंकाली पेशी की। कंकाली पेशी के अंदर दो तरीके के पेशी रेशे होते हैं, लाल पेशी रेशे और सफ़ेद पेशी रेशे। ठीक है, इनको हम बोलते हैं रेड मसल फाइबर्स और वाइट मसल फाइबर्स। जो रेड मसल फाइबर्स होते हैं इनको हम लाल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर बेटा एक वर्णक पाया जाता है, मायोग्लोबिन नाम का एक वर्णक पाया जाता है। क्योंकि बेटा ये वर्णक ज़्यादा मात्रा में है लाल पेशी रेशों में, इसलिए हम इसको लाल बोलते हैं। ये मायोग्लोबिन बेटा ऑक्सीजन का वहन करता है, यानी कि ऑक्सीजन कैरी करता है। ठीक है, लाल रंग का वर्णक है। श्वेत में ऐसा नहीं है कि होता ही नहीं है, होता है पर कम होता है, इसलिए हमने इनको व्हाइट मसल फाइबर बोला। मैंने बोला है मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाता है, तो ज़्यादा मायोग्लोबिन मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ पाई जाएगा? लाल रेशों में। ठीक है, कम मायोग्लोबिन मतलब कम ऑक्सीजन सफ़ेद रेशों में। ज़्यादा मायोग्लोबिन जाएगा, ज़्यादा मायोग्लोबिन होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा, तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होगा, जिससे कि उस ऑक्सीजन का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा बनाई जा सके। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया कम होगा। यहाँ पर लाल पेशी रेशों में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होता है, मतलब कैल्शियम आयन ज़्यादा है, यहाँ पर कैल्शियम आयन कम है। क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम आयन ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर पेशी संकुचन जो होगा वो अपना कम होगा और ज़्यादा लंबे समय तक होगा। ठीक है, यहाँ पर पेशी संकुचन जल्दी जल्दी होगा और थोड़ी थोड़ी अवधि का होगा, जिसके चलते बेटा जो आपकी सफ़ेद पेशियाँ होती हैं जल्दी थक जाती हैं और लाल वाली जल्दी थकती नहीं है। ठीक है, अब जल्दी जो थक जाती हैं वो कहाँ पे होंगी? आपके देखो ये वाली जो आपकी पेशियाँ हैं ये जल्दी थक जाती हैं। 1 मिनट ऐसे करो तो आपको नींद आ जाएगी, थक के वो बंद हो जाएंगी, है ना। नींद नहीं आती तो आप 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को इस तरीके से पलकों को ऐसे झपकाओ तो आपकी ये पेशियाँ थक करके बंद हो जाएंगी, आपको नींद आ जाएगी। वहीं बेटा अगर हम बात करें रेड मसल फाइबर्स की, ये जल्दी नहीं थकती। तो आप देखो पीठ की मसल्स ले लो, 8-8 घंटे 10-10 14-14 घंटे बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, थकेंगी नहीं। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर ख़त्म होता है बेटा आपका पेशी तंत्र। इसके बाद कितनी देर में अपना ख़त्म हुआ ये, मतलब स्पीड तो आ गई, मतलब लिख के ले आओ सब कुछ तो, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा आपके कंकाल तंत्र की। तो कंकाल तंत्र जो होता है बेटा ये किसका बना हुआ है? आपके अस्थि और उपास्थि का। किसका बना है? अस्थि और उपास्थि का। हम यहाँ पर बात करते हैं बेटा आप मेनली आपकी अस्थि की। ठीक है, ये जो अस्थियाँ होती हैं इनके काम क्या होते हैं हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, आज फिर देख लेते हैं कि जो अस्थियाँ होती हैं बेटा सबसे पहले तो ये आपके शरीर को एक ढांचा दे रही हैं, आपके अंगों को सुरक्षा दे रही हैं, कई सारे खनिज का संग्रहण कर रही हैं जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, फ्लोराइड। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर शरीर में हम अस्थियों से ले सकते हैं। इसके अलावा बेटा अस्थियाँ कंकाली पेशियों को जुड़ने के लिए जगह दे रही हैं। इसके अलावा कई सारी ऐसी हमारी शरीर की लंबी अस्थियाँ हैं जिनके अंदर अस्थि मज्जा है और उस अस्थि मज्जा में बेटा आपके रक्त कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। तो ये कुछ जनरल फंक्शंस हो गए आपके अस्थियों के। इसके अलावा भी कई सारे फंक्शन है, आपका वजन ढो रहे हैं। ठीक है, ये सब। अब हमारे शरीर में बेटा 206 अस्थियाँ होती हैं। इन 206 अस्थियों को हमने 2 भागों में विभाजित किया। अक्षीय कंकाल जो शरीर के बिल्कुल सेंटर में है और उपांगीय कंकाल जो साइड में है, जो सेंटर में नहीं है, परिधीय भाग में है। ठीक है, अक्षीय कंकाल में आती हैं आपकी 80 बोन्स और उपांगीय में आती हैं आपकी 126 बोन्स। अब ये जो अक्षीय कंकाल है इसमें 80 हड्डियों का हिसाब ले लेते हैं। तो आपके इस पूरे करोटी में 8 आपके कपाल में, 14 आपके फेस में। कपाल में कौन सी? एक फ्रंटल, ये यहाँ पे ले लो। कपाल में कौन सी है? एक फ्रंटल है, 2 पैराइटल है, 2 टेम्पोरल है, एक पीछे ऑक्सीपिटल है, 8। इसके अलावा बेटा अंदर की तरफ 8 कैसे हो गए? 2 2 4 2 6 हो गई। अंदर की तरफ बेटा एक स्फिनॉइड और एक एथमॉइड। ठीक है, 8 हो गई। ये हो गई आपकी कपाल अस्थि। फिर आती है आपकी आननी यानी कि फेस पे 14। तो 14 कौन कौन सी होती है बेटा? सबसे पहले तो आपके नाक में 5 हो गई। ठीक है,
एक वोमर होती है, 2 नेजल बोन्स होती है, 2 कॉन्के होते हैं, तो ना 5 तो आपकी नाक में हो गई। फिर आपकी ये इकलौती ऐसी बोन जो आपके पूरे स्कल में मूव करती है जिसको हम बोलते हैं मैंडिबल, ठीक है, ये हो गई 6। 2 हो गई मैक्सिला, तो 6 2 8। अंदर तालु अस्थि 2 हो गई, तो 8 2 10, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर लेक्राइमल अस्थि होती हैं जो कि नेत्र में होती हैं, तो 12 हो गई। और आपकी ये जाइगोमेटिक बोन यहाँ पर जो होती हैं, ठीक है, 2 14, ठीक है। ये इसके अलावा बेटा आपके पास एक होती है हायोइड बोन। हायोइड इकलौती ऐसी बोन है जो शरीर की किसी दूसरी बोन से नहीं जुड़ती है, और ये यू आकार की बोन होती है जो आपके मुख में बिल्कुल इसका आधार यानी कि बेस बनाती है। फिर आता है आपकी कर्ण अस्थियाँ। कर्ण अस्थियाँ बेटा आपके दोनों कानों में हैं और मध्य कर्ण में उपस्थित होती हैं, मैलियस इनकस स्टेपीज, जिसमें बेटा जो आपकी स्टेपीज मिस, ठीक है, और इसमें ये जो स्टेपीज होती है, स्टेपीज आपके शरीर की सबसे छोटी अस्थि है, ये आपके शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है, ठीक है। फिर बेटा आता है आपका क्या, इसके बाद आता है आपकी उरोस्थि, इसको हम चेस्ट बोन कहते हैं, ब्रेस्ट बोन कहते हैं। ये आपके वक्षीय गुहा में अधर भाग में, वक्षीय गुहा मतलब आपके थोरैक्स में, अधर यानी आगे की तरफ बिल्कुल केंद्र में पाई जाती है। फिर बेटा आती हैं आपकी पसलियाँ 12 जोड़ी यानी कि 24, और कशेरुक दंड जो आपकी रीढ़ की हड्डी है इसमें 26 कशेरुकी। तो ये हो गया बेटा आपकी अक्षीय कंकाल का हिसाब। बात करें आपके उपांगी कंकाल की, तो इसमें पहले आती है मेखला अस्थियाँ। मेखला अस्थियाँ आपके हाथ और पैर को आपके अक्षीय कंकाल से जोड़ने का काम करती हैं। अंश मेखला कंधे में, श्रोणी मेखला हिप रीजन में, और उपांगी अस्थियाँ या पाद अस्थियाँ इनको हम बोल सकते हैं जो आपके हाथ और पैर में होती हैं। तो एक हाथ में 30, एक पैर में 30, और इस हिसाब से कुल मिलाकर के चारों में 120, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये हो गया आपका करोटी, ठीक है। और इसमें बेटा आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आपका ये जो ऑक्सीपिटल होता है, जो ऑक्सीपिटल बोन होती है, इसमें 2 कॉन्डाइल्स होते हैं, मतलब 2 ऐसे संरचनाएं होती हैं जिससे ये आपकी रीढ़ की हड्डी में जो सबसे पहली कशेरुकी होती है एटलस, तो ये 2 कंधों की मदद से एटलस अस्थि से जुड़ा होता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि वी हैव डाइकॉन्डाइलिक स्कल, यानी कि हमारे पास द्विकंधीय करोटी है, ठीक है। अब ये जो बेटा कंधीय करोटी है, डाइकॉन्डाइलिक स्कल है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो 2 जगह पे क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी है, इस वजह से हम अपना जो सिर है इसको सिर्फ इतना ही घुमा सकते हैं, हम 360 डिग्री नहीं घुमा सकते, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि MMD जो आपके संघ कॉर्डेटा है, इसमें वर्ग पिसीज में मोनोकॉन्डाइलिक स्कल होता है, एक कंधीय, ठीक है। फिर आपका जो संघ उभयचर है वहाँ पर डाइकॉन्डाइलिक होता है हमारी तरह। पक्षी और स्तनियों आपके जो सरीसृप और पक्षी हैं उनमें भी एक कंधीय होता है, लेकिन जो आपके स्तनी यानी कि हम, तो टोटल कॉर्डेट्स में हमारे अंदर और उभयचर के अंदर द्विकंधीय करोटी पाई जाती है, बाकी सभी में, मछलियों में, सरीसृप और पक्षी में एक कंधीय, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बेटा हम बात करते हैं हमारे कशेरुक दंड की। तो कशेरुक दंड में बेटा हमारी 26 कशेरुकियाँ होती हैं वयस्क में। बच्चों या नवजात शिशु की अगर हम बात करें तो उसमें बेटा 33 वर्टिब्रीज होती हैं, ठीक है। हमारे अंदर बेटा ग्रीवा कशेरुकी जो कि गर्दन में 7, वक्षीय भाग में 12, फिर आपके उदर भाग में 5, फिर आपके कमर वाला जो भाग होता है वहाँ पर आपकी सैक्रम, त्रिक और अनुत्रिक, सैक्रम और कॉक्सीजियल। तो सैक्रम होती है 1, कॉक्सीजियल होती है 1 हमारे अंदर। लेकिन अगर हम छोटे बच्चे की बात करें, नवजात शिशु की बात करें, तो उसके अंदर बेटा यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, काम का तो नहीं है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। तो नवजात शिशु में बेटा ये कितनी होती हैं, यहाँ पर ये होती हैं C7, T12, L5, S5, CX4। तो कितनी हो गई हैं बेटा, वहाँ पर ये हो गई आपकी 33, ठीक है। नवजात शिशु में कितनी हो गई आपकी ये 33, 12 + 7 19, 29, 4, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपकी पसली पिंजर की, ठीक है, जिसके अंदर आती है आपकी पसलियाँ, आगे एक उरोस्थी। तो ये तो बेटा हो गई आपकी उरोस्थी यानी कि स्टर्नम, जो कि एक पाई जाती है आपके, मैंने भी बताया, वक्षीय भाग में, अधर भाग में, बिल्कुल केंद्र में। इसके अलावा जो 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं, नीट में आ चुका क्वेश्चन है, इनको बेटा हम 3 तरीके से विभाजित करते हैं, वास्तविक पसलियाँ, कूट पसलियाँ और प्लावी पसलियाँ। ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स,
एंड फ्लोटिंग रिब्स। जो ट्रू रिब्स होती हैं बेटा वो पहली 7 जोड़ी होती हैं। जो कूट पसलियाँ होती हैं वो 8, 9, 10 यानी कि बाद की 3 जोड़ी होती हैं। और प्लावी पसलियाँ आपकी आखिरी की 2 होती हैं, ठीक है, आखिरी की 2 जोड़ी। अब इनको हम वास्तविक पसलियाँ क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा ये अधर में किससे जुड़ी होती हैं? अधर यानी कि आगे की तरफ तो बेटा ये किससे जुड़ी होती हैं? आपकी उरोस्थी से, मतलब कि स्टर्नम से। और पृष्ठ भाग में बेटा ये किससे जुड़ी होती हैं? आपकी पहली से 7वीं वक्षीय कशेरुकी से, ठीक है, थोरैसिक वर्टिब्री से, ठीक है। इसीलिए हम बेटा इसको वर्टिब्रो स्टर्नल भी बोलते हैं, क्योंकि पीछे वर्टिब्री से और आगे स्टर्नम से जुड़ी है। अच्छा, उरोस्थी से बेटा ये हाइलिन उपास्थि की मदद से जुड़ी होती है, हाइलिन कार्टिलेज की मदद से जुड़ी होती है। 8, 9, 10 को हम कूट या वर्टिब्रो कॉन्ड्रल इसलिए बोलते हैं क्योंकि अधर में बेटा ये 7वीं पसली से जुड़ी होती है। किससे? 7वीं पसली से। कैसे? हाइलिन उपास्थि की मदद से। और पृष्ठ भाग में बेटा ये आपकी 8 से लेकर के 10वीं, 8, 9, 10, 10वीं कशेरुकी से जुड़ी होती हैं। वहीं बेटा अगर हम बात करें आपकी जो 12वीं और 11वीं जोड़ी पसलियाँ हैं बेटा, इनको हम प्लावी इसलिए बोलते हैं क्योंकि अधर में ये किसी से नहीं जुड़ी होती हैं, जबकि पृष्ठ भाग में बेटा ये आपकी 11वीं और 12वीं वक्षीय कशेरुकी से जुड़ी होती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपके पृष्ठ भाग में वक्षीय कशेरुकी 12 होती हैं, 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। तो सारी पसलियां आपके पृष्ठ भाग में वक्षीय कशेरुकी से जुड़ी होती हैं, लेकिन आगे की तरफ बेटा पहली 7 उरोस्थी से, अगली 3 7वीं पसली से और आखिरी की 2 किसी से नहीं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जो बेटा आपकी पसलियां होती हैं, ये पसलियां पृष्ठ भाग में, कहाँ पर? पृष्ठ भाग में आपकी कशेरुकी से जहाँ जुड़ती हैं बेटा, तो कशेरुकी से ये 2 शीर्ष से जुड़ती हैं। इसके 2 हेड होते हैं, जिसकी वजह से हम इनको बोलते हैं कि ये बाइसेफेलिक होती हैं। इनके 2 शीर्ष होते हैं क्योंकि ये पसली से 2 जगह पर जुड़ी होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद आते हैं आपके उपांग और आपके हाथ और पैर, ठीक है। तो उपांग में बेटा मेखला और आपके हाथ और पैर। तो मेखला में बेटा अंश मेखला जो आपके कंधे में पाई जाती है, आगे इसमें एक क्लेविकल, पीछे एक स्कैपुला। तो एक तरफ क्लेविकल स्कैपुला, दूसरी तरफ क्लेविकल स्कैपुला। तो टोटल बेटा इसमें अंश मेखला में 4 अस्थियां होती हैं, ठीक है। कितनी अस्थियां होती हैं? 4 अस्थियां होती हैं, ठीक है। 2 जोड़ी मतलब होती हैं। पहली जोड़ी में एक क्लेविकल स्कैपुला, दूसरी जोड़ी में एक क्लेविकल स्कैपुला। क्लेविकल बेटा आगे यहाँ होती है, इसको हम कॉलर अस्थि बोलते हैं। स्कैपुला आपके पीछे की तरफ एक त्रिकोणीय अस्थि होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बेटा इस चित्र में, ये एक त्रिकोणीय अस्थि होती है जो दूसरी से लेकर के 7वीं पसली के बीच में पीछे की तरफ यानी कि पृष्ठ भाग में पाई जाती है, ठीक है। ये जो बेटा आपका सैक्रम होता है, इस सैक्रम से एक ऊपर की तरफ एक प्रोजेक्शन प्रवर्ध निकला होता है जिसको हम एक्रोमियन प्रवर्ध बोलते हैं, उसी से आपका क्लेविकल जुड़ा होता है। इसी सैक्रम में बेटा एक गुहा होती है जिसको हम ग्लिनॉइड गुहा कहते हैं, और इसी ग्लिनॉइड गुहा में बेटा आपका ये ह्यूमरस का शीर्ष फंसा होता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब ये जो बेटा आपकी अग्रपाद है, हाथ में कितनी अस्थियां हैं बेटा? 30 अस्थियां हैं। एक ह्यूमरस हो गई, एक ह्यूमरस हो गई। यहाँ पर हाथ में ये आपकी रेडियस और अल्ना हो गई, ठीक है। उल्टा बोल दिया मैंने, हाँ नहीं सही है। अंगूठे की तरफ रेडियस और छोटी उंगली की तरफ अल्ना, तो 3 ये हो गई। आपकी कलाई में बेटा आपकी कार्पल्स होती हैं 8, ठीक है। तो ह्यूमरस हो गई 1, रेडियस हो गई 1, अल्ना हो गई 1। रेडियस बेटा अंगूठे की तरफ होती है, ठीक है, अंगूठे की ओर। इसके अलावा बेटा आपके जो कार्पल्स होते हैं कलाई में, ये कितनी होती हैं बेटा आपकी? 8। मेटाकार्पल्स होते हैं हाथ में, ये कितने होते हैं? 5। और फैलेंजेस होती हैं बेटा अंगुलियों में, और हर एक उंगली में बेटा ये 3 3 3 3, अंगूठे में 2। तो ये हो गई आपकी 14, ठीक है। तो 14 और 5 कितनी होगी? 19 + 8 27 28 29 30। तो आपके एक हाथ में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, हाथ में मेटाकार्पल्स और उंगली में सब में 3, अंगूठे में 2 फैलेंजेस, ठीक है। तो ये आपकी 30 अस्थियां हो गई, दोनों हाथ में 30 30, और आपके कंधे में आगे क्लेविकल कॉलर अस्थि, पीछे स्कैपुला। क्लेविकल स्कैपुला से एक्रोमियन प्रवर्ध से जुड़ी होती है। उसी स्कैपुला में एक
गुहा होती है, एक मतलब क्या बोलेंगे, कैविटी सी होती है, हाँ गुहा, जिसको हम ग्लिनॉइड गुहा कहते हैं, और इसी में आपका ह्यूमरस का शीर्ष ऐसे घूम रहा है। वहीं हम बात करें आपके श्रोणी मेखला की, जो आपके हिप रीजन में पाया जाता है। ये श्रोणी मेखला आपके पश्चपाद यानी कि पैरों को आपके अक्षीय कंकाल से जोड़ती है। तो इस श्रोणी मेखला में बेटा एक श्रोणी अस्थि, जिसको हम कॉक्सल बोन भी कहते हैं, तो राइट साइड एक कॉक्सल, दूसरी तरफ एक कॉक्सल, तो एक जोड़ी हो गई, ठीक है। आप इसको एक जोड़ी श्रोणी अस्थि बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो श्रोणी अस्थि होती है, ये 3 भागों से मिलकर के बनती है। कौन से हैं वो 3 भाग? ये हो गए, देखो यहीं पर लिखे हुए हैं, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। इन 3 भागों से मिलकर के बेटा आपकी ये एक श्रोणी अस्थि बनती है, ठीक है। और ये दोनों श्रोणी अस्थियां आपकी अधर में यानी कि आगे की तरफ, ये मैंने लिखा हुआ है ना, ये दोनों श्रोणी अस्थियां आपकी अधर भाग में बेटा जुड़ती हैं, और जहाँ पर ये जुड़ती हैं वहाँ पर बेटा उसको हम बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, क्योंकि दोनों के प्यूबिक भाग आपस में जुड़ रहे हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। यहाँ पर आपकी उपास्थल जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट यानी कि उपास्थल जोड़ पाए जाते हैं दोनों इस प्यूबिक सिम्फाइसिस पे, ठीक है। अब इसी श्रोणी अस्थि में एक गुहा पाई जाती है जिसको हम एसिटाबुलम कहते हैं, जिसमें आपका फीमर, जो आपके शरीर की सबसे बड़ी अस्थि होती है, ठीक है, आपकी जो प्यूबिक, कहाँ लिखा है मैंने, फीमर, इसको हम उरु अस्थि भी बोलते हैं, और ये आपकी शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है, शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है बेटा, जो कि इस एसिटाबुलम गुहा में स्थित होती है, ठीक है। अब जल्दी से पश्चपाद की हम देख लेते हैं। यहाँ पर भी 30 अस्थियाँ होती हैं। तो सबसे पहली हो गई फीमर, जो कि सबसे बड़ी अस्थि हो गई, ठीक है। तो फीमर कितनी होती है हमारे पास? एक। पटेला, ये आपके घुटने में पाई जाती है, और ये भी कितनी होती है बेटा? एक। फिर आती है टीबिया और फिब्यूला, ये आपके पैरों में पाई जाती है नीचे की तरफ, एक एक। इसके अलावा बेटा आपके टार्सल्स, ये हम बोलेंगे आपके एड़ी में, ठीक है, और ये होती हैं 7। मेटाटार्सल्स पैर में, ये होती हैं 5, और फैलेंजेस उंगलियों में, ये भी होती हैं आपकी 14, ठीक है भाई, 3 3 3 3 2, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 7 11 16 और 30, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पैरों की अस्थियाँ। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका बेटा संधियाँ या जोड़। तो हमारे शरीर में 3 प्रकार की संधियाँ पाई जाती हैं। अस्थियों के बीच में जो, मतलब 2 अस्थियों के बीच में जो भाग होता है उसको हम संधि बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पर 2 अस्थियाँ मिलती हैं आपस में। तो 2 अस्थियों के बीच में बेटा ये पाए जाते हैं जोड़, ठीक है। और 3 प्रकार के जोड़ होते हैं, आपके रेशीय जोड़ फाइब्रस जॉइंट, आपके उपास्थल जोड़ कार्टिलेजिनस जॉइंट, और आपके साइनोवियल जोड़। जो रेशीय जोड़ होते हैं बेटा, यहाँ पर किसी भी प्रकार की गति नहीं होती है, यहाँ पर गति बहुत कम होती है, ठीक है। और साइनोवियल जो जोड़ होते हैं यहाँ पर गति बढ़िया होती है। क्यों होती है बेटा? क्योंकि यहाँ पर एक द्रव्य भरा होता है जिसको हम साइनोवियल द्रव्य कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम साइनोवियल द्रव्य कहते हैं, जिसके कारण यहाँ पर 2 अस्थियों के बीच में अच्छी गति होती है, ठीक है। जो फाइब्रस जॉइंट होता है बेटा, यहाँ पर मतलब ये एकदम सिलाई की तरह उपस्थित होते हैं, यहाँ पर हम बोलते हैं कि सूचर्स पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 2 अस्थियों के बीच में कोई भी गति नहीं हो रही है। क्यों नहीं गति हो रही? क्योंकि ऐसा लगता है दोनों अस्थियाँ आपस में सिली हुई हैं, ठीक है। इसको हम सूचर्स बोलते हैं। कहाँ पाई जाती हैं बेटा? तो आपकी जो कपाली अस्थियाँ होती हैं, कपाली अस्थियों के बीच में किसी तरीके का जोड़ नहीं होता है, मतलब किसी तरीके का मूवमेंट नहीं होता है, वहाँ पर किसी तरीके की गति नहीं होती है वहाँ पर, क्योंकि रेशी जोड़ पाए जाते हैं, फाइब्रस जॉइंट पाए जाते हैं। उपास्थल जोड़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उपास्थि पाई जाती है। उपास्थि में भी श्वेत तंतु में उपास्थि, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज पाई जाती है। और इसके बेटा 2 उदाहरण है यहाँ पर आपके, कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो सबसे पहले तो बेटा अभी हमने बताया था प्यूबिक सिम्फाइसिस में, ठीक है, प्यूबिक संलयन जो है आपका वहाँ पर पाई जाती है। और दूसरा बेटा ये आपके इंटरवर्टिब्रल डिस्क, 2 कशेरुकियों के बीच, 2 कशेरुकी के बीच, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। फिर आते हैं हम साइनोवियल जोड़ में। तो साइनोवियल जोड़ में यहाँ पे साइनोवियल द्रव्य भरा है अस्थियों के बीच में, और साइनोवियल जोड़ कई सारे प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हो गया आपका कंदुक खलिका, जिसको हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट, मतलब एक गुहा के अंदर बॉल की तरह घूम रहा है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हमने बोला ये कहाँ पाई जाती है आपके, देखो ये अंश और श्रोणी मेखला में पाई जाती है, अंश और
श्रोणी मेखला में बेटा आपकी कंदुक खलिका संधि पाई जाती है। ठीक है, अंश मेखला आपके ग्लिनॉइड गुहा में ह्यूमरस का शीर्ष, श्रोणी मेखला आपकी एस्टेबुलम गुहा में फीमर का शीर्ष। कब्जा संधि कहाँ पाई जाती है बेटा? ये पाई जाती है आपके घुटने और कोहनी में और कोहनी में। ठीक है, ये केवल एक ही दिशा में गति करती है, जैसे आपका दरवाजा केवल एक ही दिशा में खुलता है, कब्जा। ठीक है, दुराग्र संधि या जिसको बेटा हम पाइवट जॉइंट बोलते हैं, ये पाई जाती है आपकी करोटी लिख रही हूँ मैं, कपाल की ऑक्सीपिटल और एटलस के बीच। ठीक है, तो आपका जो ये है कपाल है ना, जो सर घूम रहा है, ये कहाँ घूम रहा है? आपकी एटलस जो कशेरुकदंड की सबसे ऊपर वाली अस्थि है उसके साथ। ठीक है, तो वहाँ पे आपकी दुराग्र संधि होती है ये। ठीक है, विसर्पी संधि बेटा आपकी कलाइयों में पाई जाती है, तो ये आपकी टार्सल्स के बीच। ठीक है, या आपके कार्पल्स के बीच। ठीक है, तो जो आपके टार्सल्स हैं जो आपके एड़ी में पाई जाती हैं, कार्पल्स जो आपके कलाई में पाई जाती हैं, यहाँ पर जो छोटी छोटी टार्सल्स में एड़ी में 7 अस्थियाँ हैं, कार्पल्स में 8 हैं, तो इन अस्थियों के बीच में बेटा आपकी विसर्पी संधि ग्लाइडिंग जॉइंट पाई जाती है, इसीलिए हम इसको इस तरीके से घुमा पाते हैं। फिर आती है आपकी सैडल जॉइंट। तो सैडल जॉइंट बेटा आपके अंगूठे के जो ये मेटाटार्सल है और टार्सल्स के बीच में। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं अंगूठे के मेटाटार्सल और टार्सल्स के बीच। तो ये हो गए बेटा आपके सारे जोड़। उदाहरण इंपॉर्टेंट है इसके। लास्ट टॉपिक है इसका विकार, आपके पेशी और कंकाल तंत्र से संबंधित विकार। तो सबसे पहला है बेटा आपका माइस्थीनिया ग्रेविस। ये बेटा एक तरीके का स्व प्रतिरक्षा रोग है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जो कि आपके तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है, यानी कि आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से बेटा आपकी, और हाँ, कंकाली पेशियों को ये प्रभावित करता है, जिसकी वजह से बेटा आपकी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जब बेकार हो जाते हैं तो कंकाली पेशियों तक प्रॉपर मैसेज नहीं जाता, धीरे धीरे बेटा वो डिजनरेट हो जाती है। पेशी दुष्पोषण, ये बेटा एक जेनेटिक रोग है, ये एक जेनेटिक विकार है, जो कि बेटा ये भी आपकी कंकाली पेशियों को प्रभावित करता है। और इस कंडीशन में भी एक्चुअली मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनाने वाला जो जीन होता है वो बेकार हो जाता है, जिसके चलते प्रोटीन नहीं बनती, जिसके चलते वहाँ पे पेशी, और इस डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का इतना डिटेल हम लोग पढ़ते नहीं है, पर इस डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का पेशी संकुचन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन ही नहीं बनता तो पेशी संकुचन नहीं होता, तो कंकाली पेशियाँ धीरे धीरे बेकार हो जाती हैं। अब तानिका, जिसको हम बोलते हैं टिटैनी, तो ये बेटा कैल्शियम की कमी के कारण होता है, और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि इसके चलते पेशी में इठन होती है। ठीक है, मसल्स में बहुत क्रैम्पिंग होती है। संधिशोथ, यानी कि संधियों में, यानी कि जोड़ में सूजन। शोथ बेटा कहीं पे भी आएगा तो उसका अभी आप सरल शब्द समझ लो, सरल मतलब समझ लो सूजन। डिटेल में इसके बारे में आप जानेंगे और आगे, है ना, MBBS में तो सब पढ़ ही लेंगे। यहाँ पे सूजन होता है, दर्द होता है, ठीक है, रेडनेस आ जाती है, लाल हो जाता है, वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये सब बेटा शोथ में होता है। अस्थि सुषिरता में आपकी जो अस्थियाँ हैं बेटा, वो अस्थियों में, या अस्थियाँ जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसके चलते अस्थियाँ खोखली हो जाती हैं। हम कमज़ोर के बदले बोलेंगे कि अस्थियाँ खोखली हो जाती हैं। ठीक है, ये ऐसा देखा जाता है कि ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, उम्र के साथ होने वाला रोग है। मादाओं में बेटा ये अक्सर देखा जाता है ना, मीनोपॉज के बाद, जो आर्तव चक्र जब आना बंद हो जाता है तब बेटा उनमें ये देखा जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है, इसलिए। ठीक है, और भी एक बेटा पैराथ हार्मोन होता है, वो भी इसका कारण हो सकता है। ठीक है, गाउट में बेटा ये एक प्रकार का संधिश होती है, ये एक प्रकार का अर्थराइटिस ही है, जिसमें जो आपके जोड़ हैं, जोड़ों में यूरिक अम्ल जमा हो जाता है। क्या जमा हो जाता है? यूरिक एसिड, जिसके चलते बेटा जोड़ों में सूजन होती है, दर्द होता है।
तो मैंने कोशिश की है पूरे चैप्टर को आज 44 मिनट में ख़त्म करने की। आई होप समझ में आया होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और अपना ध्यान रखिएगा। मिलेंगे माइंड मैप की सीरीज़ में अगले अध्याय के साथ अगले शनिवार। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा बेटा इसके। बाय बाय।